वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक बट। मेरा और आपका रिश्ता थिंक पैटर्न्स। आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और ईद बख्शी। ईद उल अज़हा हमने मनाई। आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक। आप जैसा कि जानते हैं कि हम जितना भी हकीकी मवाद आपके सामने पेश करते हैं उसमें बहुत मुशक्क़त और मेहनत लगती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक हम वो तज़किया पेश करें कि जो हक़ाइक़ पर मबनी हो, जो दलाइल पर मबनी हो, जिसमें गलती की का एहतमाल कम से कम हो। इसी हवाले से आज का जो हमारा मौजू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जंग के मतलब कोई अच्छी बात फ़िलहाल नहीं कर रहे। आज हमारा मौजू होगा BRI, CPEC और IMEC। इन तीनों के मतलब मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि हमारे बच्चे और आप लोग भी जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपने अक्सर ये 3 नाम सुने होंगे, लेकिन इन तीनों नामों में फ़र्क क्या है, ये किस किस चीज़ का नाम है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ी डिटेल जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम BRI की बात करते हैं। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम है। इसको वन बेल्ट वन रोड का नाम भी दिया गया और इसको न्यू सिल्क रोड का नाम भी दिया गया है। चाइना ने इसे शुरू किया था। 7 सितंबर 2013 को इसे शुरू किया गया और इसका ऐलान जो है वो कजाकिस्तान में किया गया था। एक यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग ने इसका ऐलान किया था या इसको स्टार्ट किया था। आज 2013 से लेके आज तक यानी कि 12 साल के दौरान 150 ममालिक और मुख्तलिफ तंजीमें इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें तकरीबन आप ये समझ 70 to 80% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इसमें शामिल हो चुकी है। अच्छा, इसमें 6 शहरी तरक्याती ज़मीनी राहदारियाँ शामिल हैं, जिसमें सड़क, रेल, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों की तरक्की के हवाले से और मैरीटाइम सिल्क रोड जो है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब हम इससे कह सकते हैं ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या जिसको हम जैसे मैंने आपको बताया वन बेल्ट वन रोड भी हम कहते हैं और न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं, ये अब एक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक मुश्तरका एक मंसूबा बन गया है, जिसने पूरी दुनिया की मईशत को और उसकी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है उसके ऊपर। मैं तो ये कहूँगा कि ये मुस्बत अंदाज में असरअंदाज हुआ है, नेगेटिविटी इसमें नहीं आई है। BRI के मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, BRI चाइना की खारजा पॉलिसी का मरकज समझा जाता है और शी जिनपिंग की हिकमत अमली जो है उसका एक मरकजी जुज़ है। चीन के आलमी मामलात में ज़्यादा कायदाना किरदार के लिए इसे डेवलप किया गया, इसे बनाया गया है ताकि चाइना का जो किरदार है वो ज़्यादा उभर कर सामने आए। और चाइना को जंगी लिहाज से तो वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता साबित कर रहा है कि मैं दुनिया का लीडर हूँ और मैं एक सुपर पावर हूँ, लेकिन वो साथ ही साथ में इकोनॉमिक तौर पर भी यानी कि मुआशी तौर पर भी अपने आप को दुनिया का लीडर साबित कर रहे हैं। और अब आने वाले दौर में आप जानते हैं कि चाइना अपने आप को हाई टेक में, जैसे आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इसी तरह बहुत सारे और फील्ड्स में, चाइना अपने आप को एक कायदाना रोल में देखता है और उसी तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, और BRI भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है। 2024 तक अगर हम बात करें तो 140 से ज़्यादा ममालिक जो है इसका हिस्सा बन चुके हैं, और तकरीबन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 75% जो दुनिया की आबादी है वो तकरीबन इसमें शामिल हो चुकी है इस वक्त तक। और जितनी ये आबादी की हमने बात की है, ये दुनिया की निस्फ से ज़्यादा जो GDP है वो इसमें शामिल हो चुकी है। अच्छा, इस इक़दाम को 2017 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आइन में भी शामिल कर लिया था। 2013 में शुरू हुआ और 2017 में से मज़ीद आप ये कह लें कि इस पर ज़ोर देने के लिए इसको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने अपने आइन में भी इसको शामिल कर लिया। BRI में हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि आलमी बैंक के मुताबिक 155 ममालिक में 4.1% की शरह नमू या ग्रोथ के साथ
یہ بڑھاوے دے سکتا ہے ان کی معیشتوں کو، اور 1.1 سے لے کے 2.2% تک بین الاقوامی جتنی بھی تجارت ہوتی ہے اس کی لاگت میں یہ کمی کر سکتا ہے، یہ جو BRI منصوبہ ہے، یہ اتنا شاندار منصوبہ ہے۔ پھر مشرقی ایشیائی اور بحر الکاہل کے ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کی GDP میں اوسطاً 2.6 سے لے کے 3.9% تک یہ اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ لندن میں قائم کنسلٹنٹس سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ جو ہے اس کے مطابق 2040 تک ممکنہ طور پر عالمی GDP میں $7.1 ٹریلین کا جو ہے وہ اضافہ صرف BRI کی وجہ سے ہوگا۔ اچھا، CPEC بھی جو ہے یہ BRI کا ایک حصہ ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو مختلف راہداریاں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا 6 راہداریاں، تو ان میں سے ایک راہداری جو ہے وہ CPEC ہے، جس کے ساتھ پاکستان اور چائنا فی الحال منسلک ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے ساتھ افغانستان اور ایران شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 3000 کلومیٹر فی الحال جو ابھی CPEC کا جو ہے 3000 کلومیٹر جو ہے وہ چینی انفراسٹرکچر نیٹ ورک کا یہ منصوبہ ہے جو اس وقت پاکستان میں زیر تعمیر ہے۔ سمندری اور زمینی راہداری کا مقصد مشرق وسطیٰ سے چین کی جو توانائی کی درآمدات ہیں ان کو محفوظ راستہ دینا، ان کو ایک چھوٹا راستہ دینا، اور اسی طرح ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان جو آبنائی ملاقہ ہے اس کے ذریعے چائنا کافی ساری تجارت کرتا ہے، اور جنگ کی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اتنا چھوٹی جگہ ہے کہ جس کو بہت آسانی کے ساتھ بلاک کر کے تو چائنا کا راستہ دنیا کے ساتھ روکا جا سکتا ہے۔ تو اس کا ایک آلٹرنیٹو کے طور پر، یعنی کہ جو آبنائی ملاقہ ہے اس کا آلٹرنیٹو جو ہے وہ چائنا نے بنایا ہے CPEC کی صورت میں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اسے ادھر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس صورت میں اس طرف سے وہ اپنا راستہ کھلا رکھ سکے۔ اس سے کیا ہے، اس سے ایک اور جو بینیفٹ ہے، یورپ اور چین کے درمیان تجارت میں بھی اضافہ ہوگا CPEC بننے کے ساتھ، اور بحیرہ عرب میں آپ جانتے ہیں کہ وادر جو ہے وہ ایک گہرے پانی کی جو بندرگاہ ہے، اس کی ترقی پہ بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اب تو وہاں پہ ایک ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے، اور فی الحال اس کو ہم نے اپنا چائنا نے اس کو ایکٹیو بھی کر لیا ہے اور آپریشن بھی جاری ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ میں اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ سے مغربی چین کا علاقہ جو سنکیانگ ہے، یہ یہاں تک ان دونوں کے درمیان ایک اچھی سڑک، جو بہترین سڑک ہے اس کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ ریل کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرنا اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو ML1 جو ہے اس کے لیے ابھی جو ہے وہ ایک گرانٹ ملی ہے، گرانٹ تو نہیں ہے، وہ ایک قرضہ دیا گیا ہے چائنا کی طرف سے، تاکہ پاکستان اپنے علاقے میں جو ریلوے کا سٹرکچر ہے اس کو زیادہ بہتر کر سکے۔ اچھا، پاکستان میں CPEC کے حوالے سے بجلی کے منصوبوں پر بھی کام ہوا، اور کراچی میں اور لاہور میں ٹرانسپورٹ کے بہت سارے منصوبے جو ہیں اس میں بھی چائنا نے CPEC کے حوالے سے بہت ہیلپ کی ہے۔ پھر پوری دنیا میں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا جو BRI کا منصوبہ ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جتنا بھی بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، جو جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، جو بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے اس تمام کو بہتر کیا جا سکے، تاکہ نقل و حمل کا جو نیٹ ورک ہے اس کو جدید بھی بنایا جا سکے اور اس پہ زیادہ تیزی کے ساتھ چیزوں کو لایا یا لے جایا جا سکے۔ اسی طرح معیشت کو زراعت پر مبنی ڈھانچے سے صنعتی ڈھانچے میں منتقل کرنا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان کے CPEC کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو اس میں ایک جو نقطہ یہ بھی ہے اس معاہدے کا کہ جس میں چائنا اپنی کچھ خاص انڈسٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں شفٹ کرے گا ٹیکنالوجی کے ساتھ، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو صنعتی سٹرکچر ہے اس کو زیادہ مضبوط بنا سکے۔ ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ BRI کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور BRI کے بعد ہم نے جو دوسری بات کی BRI کا حصہ ہی ہے CPEC، ہم نے اس کی بات کی ہے۔ 2023 میں ایک منصوبہ پیش کیا گیا جس کو IMEC کا نام دیا گیا، یعنی کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور۔ یہ بھی ایک
منصوبہ ہے، جس طرح BRI ہے یا جس طرح CPEC ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ CPEC تو چائنا نے انٹروڈیوس کیا ہے، لیکن IMEC جو ہے یہ اسرائیل، امریکہ اور یورپ کا ایک بچہ ہے، جو انہوں نے اگر ہم بات کریں BRI اور CPEC کے مقابلے میں انہوں نے ایک لانچ کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقابلے کے علاوہ جو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایشیا، خلیج فارس، یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک اقتصادی ہم آہنگی ہو جائے، اور اس سے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اسرائیل، اٹلی یا یونان کے ذریعے یا فرانس کے ذریعے ہندوستان سے یورپ کا ایک راستہ ڈیولپ ہو جائے۔ اچھا، جہاں تک یہ راستے کی بات ہے تو اس میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس وقت یورپ میں بھی اس کے متعلق ادھر سے تو طے شدہ ہے کہ ہندوستان سے ایک سلسلہ کار چلے گا، لیکن یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا یا یورپ میں یہ کہاں پہ جا کے ملے گا؟ اس صورت میں فرانس، اٹلی اور یونان تینوں اس وقت مقابلے پہ ہیں، اور تینوں اپنا اپنا ایک ایک شہر جو ہے انہوں نے نامنیٹ کیا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا فائنلائزیشن ہوتی ہے، ابھی تک تو نہیں، 2025 تک تو نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اس روٹ کو IMEC کو گولڈن روٹ بھی کہا جاتا ہے، اور 9 ستمبر 2023 کو بھارت، امریکہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، فرانس، جرمنی، اٹلی اور یورپی یونین کی حکومتوں نے جب G20 کا اجلاس ہوا تھا 2023 میں نئی دلی میں، وہاں پر MOU یعنی کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس منصوبے کو یورپ اور ایشیا کے درمیان ریل اور شپنگ نیٹ ورک کے ذریعے اور مختلف مواصلاتی جو روابط ہیں اس کو تقویت دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مخالف، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کو بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جس قدر ممکن ہو سکے نہر سوئز سے کی جگہ ایک نیا راستہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے۔ اس میں سلسلہ کار یہ تھا کہ یہاں سے ایک شپنگ روٹ بنانا تھا انہوں نے ممبئی سے شپنگ روٹ اس طرح بنا تھا کہ سمندری راستے سے سامان جو ہے وہ UAE پہنچایا جائے، جبل علی، اور وہاں سے یہ پھر سعودیہ کے راستے جاتا ہوا، اور اردن کا ایک درمیان میں چھوٹا سا زمین کا ایک قطعہ تھا، اس سے گزرتے ہوئے اسرائیل جائے، اور اسرائیل سے پھر اس کو آگے سمندر کے راستے یا یونان، اٹلی یا فرانس، ان تینوں میں سے کسی ایک ملک کے ذریعے یورپ میں داخل ہوا جائے۔ زیادہ چانس تو ویسے یونان کے لگتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں سے بہت قریب پڑتا ہے بنسبت اٹلی کے یا فرانس کے، سے فاصلہ کافی زیادہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا فائنل ہوتا ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ نہر سوئز کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم دارومدار رکھا جائے۔ IMEC جو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے، اور لیٹ ہونے کی جو اصل وجہ بنی ہے وہ غزہ جنگ ہے، اور شاید غزہ جنگ بھی اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ کسی طریقے سے ریڈ سی سے میڈیٹرینین سی تک دونوں کے درمیان کے اسرائیل کے درمیان سے ایک نہر گزار کر دونوں سمندروں کو ملایا جائے، جیسے ادھر نہر سوئز ہے، ادھر اس نہر کو بنایا جائے جو کہ غزہ کے اندر سے گزرے۔ اور ایک وجہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غزہ کی لڑائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ سارے منصوبے کے اوپر کام ہونا شروع ہو جاتا تو بالکل ہی فلسطین کی ریاست کا نام و نشان ختم ہو جاتا، کوئی بات کرنے والا بھی نہ رہتا، کیونکہ پھر آپ جانتے ہیں اس کے راستے میں سعودی عرب، UAE، انڈیا، ان تمام کے جب مفادات یورپ کے اور امریکہ کے متحد ہو جاتے اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی ایک چھوٹی سی قوم ہے فلسطین، اور ان کو کس نے پوچھنا تھا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ بنی ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی، چلو لڑ کے مرتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کا ایک سلسلہ کار اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مخالفت کرنے والوں کو چن چن کر ذلیل کرے اور تباہ و برباد کرے۔ بہرحال ہم اس طرف آتے ہیں کہ غزہ کی جنگ کی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا ہے، اور اس راستے کو فی الحال جو ہے وہ حوثیوں کی ناکہ بندی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی پرابلم ہوئی ہے، حوثیوں نے بھی اس حوالے سے کافی زیادہ تنگ کیا ہے سر۔ اور اگر ہم جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ وسیع پیمانے پر جو مستقبل میں بھارت، یورپ، امریکہ سپلائی جو ہے اسے نہر سوئز سے بچنے کے لیے بھی جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
जून 2024 में इंडो मेडिटरेनियन इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसका मकसद आईमैक की पेशरफ्त को ट्रैक करना था, क्योंकि ये सुस्त हो गई थी 2023 में। तो 2024 में इंडो मेडिटरेनियन इनिशिएटिव के हवाले से इसको दोबारा इसका जायजा लिया गया और इसकी पेशरफ्त को देखा गया। आईमैक को एक नया लीज मिला जब सदर ट्रंप के साथ हिंदुस्तानी वजीर अजम जो है वो व्हाइट हाउस में मिले रिसेंटली, और इस मंसूबे में जोश व खरोश लगता ऐसा था कि जैसे वापस आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि इसमें मैं भी शामिल हूँगा। वैसे तो वो पहले भी शामिल था, लेकिन जब ट्रंप ने इस मरतबा आके कहा कि मैं भी इसमें शामिल हूँगा, तो इस हवाले से ज़ाहिर है फिर इसकी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन जब तक ग़िज़ा वाला मामला हल नहीं होता, तब तक इस मामले के आगे चलने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है। 2025 की तकरीबन 27 और 28 फरवरी 2025 को यूरोपीय कमीशन के उस वक्त के सदर वॉन डर लियन जो हैं वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने दौरा किया और उन्होंने भी आईमैक की अहमियत के ऊपर भी बात की, और इसके ऊपर उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो G20 की जब 2023 में मीटिंग हुई थी, जो इजलास हुआ था, वहाँ पे जो मामला रखे गए थे उनको जल्दी के साथ आगे बढ़ाया जाए। और आईमैक के यूरोपीय टर्मिनल के मतलब जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि 3 मुल्क जो हैं वो इस वक्त कॉन्टेस्टेंट हैं, यानी कि मुकाबले में हैं, जिसमें फ्रांस जो है उसका शहर मार्सेलिस, और यूनान का शहर जो है पारिस या थेसलोनिकी, और इटली का शहर ट्रिस्ट। ये 3 जो हैं इसके बड़े पक्के उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं कि खुरा किसका नाम निकलता है। जब आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कॉरिडोर्स इकनॉमिक कॉरिडोर बनते हैं, तो जाहिर है कि उसके आसपास के ममालिक उससे असरअंदाज भी होते हैं। यही हमने देखा कि तुर्की जो है वो इससे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि अब फ़िलहाल तिजारत का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा तुर्की के रास्ते से है। तो तुर्की ने इस हवाले से अपने आप को नज़रअंदाज करने पर तनकीद भी की है, और उसने एक मुतबादल रास्ते पर भी काम शुरू किया, जिसको इराक तरक्याती रोड प्रोजेक्ट के लिए का नाम दिया गया है। और इसका मकसद उन्होंने ये किया कि खलीज फारस को एक रेलवे और हाईवे के ज़रिए यूरोप से मिला दिया जाए, यानी कि सऊदीया, कतर, यूएई और इन तमाम ममालिक को इराक के रास्ते तुर्की, और तुर्की से फिर आगे यूनान, और आगे ये सारा सिलसिला कार जो है इख्तियार किया जाए। बहरहाल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो आईमैक को चीन भी इसको मैं आपको मिस हो गया, चीन भी इसको जैसे CPEC के मुकाबले में देखता है, लेकिन सऊदी अरब और जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये हम तो चीन के मुकाबले के लिए नहीं ये सारा सिलसिला कार कर रहे, हमें तो इसमें बेनिफिट ये है कि हम इसमें एक मरकज़ी हैसियत रखते हैं, और उसकी वजह से एक तिजारत का हम एक मरकज़ी हब हम बन जाएंगे, जिससे हमें इक्तसादी बेनिफिट होगा, और उससे न सिर्फ हमें इक्तसादी बेनिफिट होगा बल्कि इंडिया को, इसराइल को, और आगे यूरोप और अमेरिका को भी होगा, और इसमें बाकी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। इसी हवाले से क्योंकि चीन अपना इसराइल भी जो इसका बहुत बड़ा एक अहम रुकन है, तो सितंबर 2024 में जो इसराइल का इस वक्त का मैं क्या कहूँ ज़ालिम तरीन जो हुक्मरान है और बेहुदा तरीन इंसान है, जो उनका वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने मशरिक़ वस्ता के लिए इसे एक बरकत करार दिया, और मैं ये जानता हूँ कि अगर ये बरकत करार दे रहा है तो मुझे तो इसमें कोई बरकत नज़र नहीं आ रही, अगर तो ये उसे बरकत करार देता है, क्योंकि इसका सारा बेनिफिट जो है वो इसराइल लेने के चक्कर में है। बहरहाल देखते हैं कि ये सिलसिला कार आगे किधर चलता है। अगर हम समराइज़ करें तीनों चीज़ों को, BRI को भी, CPEC को भी और आईमैक को भी, तो CPEC का असल मकसद तो चाइना के हवाले से है, क्योंकि वो चाइना ने बनाया है, और उसका ख्याल ये है कि हम अपना तजारती सामान गल्फ़ के ममालिक को यूरोप तक पहुंचाने के लिए हमें एक मुख्तसर रास्ता भी मिल जाए, महफूज रास्ता भी मिल जाए, और एक सस्ता रूट भी हमें मुहैया हो जाए। और दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि जो ईंधन वो मंगवाते हैं, यानी कि जो ऑयल मंगवाते हैं इधर से सऊदीया से या गल्फ़ के ममालिक से कहीं से भी, तो वो भी एक आसान
सस्ता और एक छोटा रास्ता उन्हें मिल जाए, उस ईंधन की सप्लाई मुतासिर ना हो उनकी, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी मईशत बहुत तेज़ी के साथ फल फल फूल रही है और ईंधन की उसकी ज़रूरियात रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। तो इस हवाले से उसे बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत भी है। फिर आईमैक का जो दूसरी सूरत में हम आईमैक की बात करें तो ये क्योंकि इसके पीछे खड़े हैं यूरोप और अमेरिका और इंडिया। तो इंडिया से सामान गल्फ लेके जाना और इसराइल के रास्ते फिर यूरोप और अमेरिका तक लेके जाना, इनका भी मकसद यही है कि एक छोटा, मुख्तसर और सस्ता रास्ता इन्हें मिले, जो कि इंडिया से स्टार्ट हो, यूएई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से फिर इसराइल और इसराइल से आगे फिर किसी भी यूरोपीय मुल्क के ज़रिए यूरोप में दाखिल हो और फिर यूरोप से आगे फिर वो अमेरिका की तरफ चला जाए। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत और कदर मंजिलत है, हम उसकी बात करते हैं। 2025 से 2030 तक तो पाकिस्तान एक ऐसे वक्त से फिलहाल गुजर है कि ये दोनों मंसूबों से तो फ़ायदा नहीं उठा सकता। हाँ, अलबत्ता फिलहाल हम एक ही मंसूबे से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसे हम उठा रहे हैं, और उससे भी हम मुकम्मल तौर पर नहीं उठा रहे। सी पैक का मंसूबा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 2030 तक या 2030 के बाद अगर पाकिस्तान और इंडिया में सुलह हो जाती है, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, पाकिस्तान आईमैक और इंडिया सी पैक से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान मिलकर ईरान और ताजिकिस्तान से कुदरती गैस बजरिया पाइपलाइन भी मंगवा सकते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है और उनको बहुत सस्ती भी पड़ेगी। इंडिया जो है वो गल्फ़ के ममालिक स्पेशल और यूरोप और अमेरिका, ये सब ममालिक सी पैक का बेनिफिट उठा सकते हैं और गवादर को एक अपने लिए बहरी एक दरवाजे की हैसियत दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया, गल्फ ममालिक, यूरोप और अमेरिका जो है वो सी पैक से फ़ायदा उठाते हुए जो सेंट्रल एशिया की सारी रियासतें जो कि खुश्की में घिरी हुई हैं, उनके साथ अपनी तजारत को बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि अगर आईमैक और सी पैक को दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यूरोप का एक मुतबादल रास्ता मिल जाएगा, इंडिया को गवादर के रास्ते से भी एक रास्ता मिल जाएगा यूएई जाने के लिए। आप जानते हैं कि जो रास्ता फ़िलहाल 15 कम से कम 15 दिन या इससे ज़्यादा लगते हैं उन्हें यूएई तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर वो ये रास्ता ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो गवादर तक उनका आना हार्डली 2 दिन में, 2 से ढाई दिन में वो गवादर तक आ सकते हैं, और गवादर से आगे रास्ता जो है वो हार्डली 2 से 3 दिन, यानी कि टोटल 5 दिन के अंदर वो यूएई तक पहुंच सकते हैं। और इससे ये भी होगा कि आप नाइल हॉर्मुज़ और सुएज़ कैनाल जैसे जो रवायती रास्ते हैं, जो पहले वाले रास्ते हैं, वो उनको बाईपास करके भी इधर से जा सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए इसमें बेनिफिट ये है कि चलें, पाकिस्तान को इक़्तिसादी फ़ायदा होगा कि क्योंकि कार्गो ट्रैफिक यहाँ से बढ़ेगी तो डेफिनेटली उससे पाकिस्तान को रेवेन्यू हासिल होने की उम्मीद हो सकती है और उससे मुलाज़मतें भी नहीं पैदा की जा सकती है। चीन से सामान जो है वो सी पैक के ज़रिए जो है वो गल्फ़ तक पहुंचाया जा सकता है, अगर यही रास्ता जैसे मैंने पहले बताया आईमैक और उसको इकट्ठा कर लिया जाए। और इसी तरह चाइना का जो एक गवादर तक तो सामान आ ही रहा होगा, आगे गल्फ़ और गल्फ़ से फिर यूरोप और अमेरिका तक भी ज़्यादा एक अच्छे और एफिशिएंट रास्ते की उसे मिल सकता है अपनी तजारत के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि वस्ती एशिया तक रसाई तमाम लोगों, तमाम ममालिक को मिल सकती है, जो कि एक नए तजारती रास्ते को जन्म दे सकता है। लेकिन ये मुमकिन कब है ये सारा कुछ? ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब ग़ज़ा का एक पुरवकार, मुनसिफाना हल निकल आए, जिसमें आज़ाद और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर और पानी के मसाइल हल हो जाएँ, दोनों ममालिक में अमन, सुकून और तजारती ताल्लुकात बहाल हों, ये सिर्फ उसी सूरत में सारा कुछ मुमकिन है, वरना तो ये सारा एक ख्वाब है और शराब है। चाइना इंडिया ताल्लुकात भी अगर बेहतर हो जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आईमैक और सी पैक दोनों मिलकर इन तमाम ममालिक की इक़्तिसादी हालात को बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिससे हमारे खित्ते में और दुनिया के बाकी इलाकों में भी अमन, सुकून, खुशहाली और खुशी सबको मिल सकती है। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब को खुशियाँ नसीब फरमाए। आप तमाम को ईद उल अज़हा मुबारक। मेरी आपसे ख्वाहिश होगी, आपसे दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہم یہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید زیادہ محنت کریں اور اس سے بھی اچھی آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آئیں۔ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔